नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की कड़ी को लेकर के चल रहे हैं। उसमें हमने क्लास 9th और क्लास 10th के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली कड़ी में 11th क्लास के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और इस पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसके सिलेबस, इसके पाठ्यक्रम को बता देते हैं कि ये कैसे इसमें आगे हम बढ़ेंगे। उस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए, इस बुक में हमें टोटल 8 चैप्टर को पढ़ने हैं, 8 अध्याय हैं और 4 इकाई में इसे बांटा गया है। पहली इकाई जो है वो हमें स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और 1950 से 90 के बीच में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति रहा, उसके बारे में चर्चा की गई है। इकाई 2 जो है वो आर्थिक सुधार पर निर्भर है। उसमें जो अध्याय तीसरा जो है, इकाई 2 के अंदर जो तीसरा अध्याय है वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक समीक्षा के बारे में चर्चा किया है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चीज़ को देखा था। तीसरा इकाई जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें मानव पूंजी का निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे, पर्यावरण और धारणीय विकास, ये सब पर बात होगी। पिछले वीडियो में जो 9th और 10th की जितनी भी हमने बातें की हैं, उन सभी में ये सारे टॉपिक्स पे हमने एक छोटा सा समरी लिया था, संक्षिप्त वर्णन किया गया था। आज इस पर जो है हम विशेष रूप से इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। और जो इकाई 4 है वो भारत और उसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास अनुभव को बताया है कि किस प्रकार से विकास का तुलना किया जा सकता है अन्य पड़ोसी देशों के मुकाबले। तो इस प्रकार इस बुक में आपको 8 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे जो 4 इकाई में बटे हुए हैं। और इस तरीके से हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इकाई 1 और उसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जब हम लोग 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय उस देश की, हमारे देश की क्या आर्थिक स्थिति थी और कैसे हम उस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, इसके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन को ये बताता है कि हमें कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से हम अपने ही देश में जो था वो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नकारात्मक तरीके से चल रही थी, और कैसे फिर हमने धीरे धीरे प्रगति की ओर आगे बढ़ा और फिर हम एक तीसरे नंबर के टॉप 5 के अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो पाए हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि ये जो भारत का आर्थिक विकास जो विषयक ये पुस्तक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना। कैसे कैसे हमारा देश विकास हुआ उसके बारे में इस चीज़ की चर्चा करेगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में बताता है कि कैसे औपनिवेशिक शासन में आर्थिक विकास तो होता था लेकिन उसकी स्थिति क्या होती थी, कैसे हमारा अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया गया। अंग्रेज उपनिवेश आने से पहले हमारा जो अर्थव्यवस्था था, जो मध्यकालीन भारत तक का जो अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। अर्थात व्यापार होते थे, आयात निर्यात सभी हो रहे थे, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का बाजारीकरण नहीं था। वो सिर्फ अपने ही जीविकोपार्जन और उस एक प्रमुख विशेष क्षेत्र या प्रांत के राजस्व पर ही निर्भर था अंग्रेज के आने से पहले। लेकिन जैसे ही यूरोपियनों का आगमन शुरू हुआ, उस प्रकार से धीरे धीरे देश में अर्थव्यवस्था की प्रकृति बदलती गई और अंग्रेजों के दौरान अनेक अनेक नीतियां लाई गई जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इन जो अंग्रेज जो थे वो जब भारत आए तो भारत जो था वो इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। इंग्लैंड ने इस प्रकार से अपने नीतियों को, आर्थिक नीतियों को लागू किया कि हमारा देश बस कच्चे उत्पाद, कच्चे माल का एक क्षेत्र बन गया और वहाँ से माल
जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से उस माल को प्रसंस्कृत करके एक उत्पाद बनाकर फिर से उसी चीज़ को भारत में आयात कर लिया जाता था। अब ये सारी व्यवस्थाएं हो तो रही थी, लेकिन इससे भारतीयों को कहीं पे भी किसी तरीके का फायदा देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासक जो थे वो कभी देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। बस बाजार चल रहा है, हमें अपने काम से मतलब है, भारतीयों को क्या हो उससे ब्रिटेन को कोई लेना देना नहीं था। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि कुछ जो जो ज्ञानी थे, जो आर्थिकविद थे, उन्होंने इस पे काम किया, और कुछ दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव तथा आर.सी. देसाई जैसे लोग हैं जिन्होंने आकलन किया आर्थिक स्थिति को और उसके बाद बताया कि हमारा कैसे देश जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। इसी में आप ड्रेन थ्योरी पढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है ड्रेन थ्योरी। ये ड्रेन थ्योरी ये कहता था कि भारत से कच्चे माल को लेकर के उसका ब्रिटेन में उत्पाद बनाते थे और फिर वही उत्पाद खरीदने के लिए भारत को विवश किया जाता था आयात के रूप में, और इस तरीके से जो भारत राजस्व कमाती थी उसका अधिकतम पैसा ब्रिटेन में ही जाता था, भारतीयों को उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। अब इस आलोचन को दिखाने के लिए ये जो आलोचनाएं की गई हैं वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, तो क्योंकि हमारा भारत शुरू से एक कृषि अर्थव्यवस्था रहा है, तो इस कारण क्या हुआ कि कृषि पे ज़्यादा असर देखने को मिलता है भू व्यवस्था के जरिए। और इतिहास में आप पढ़िएगा कि भू व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहते थे, जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी और तीसरी थी महालवाड़ी। तो ये तीन प्रकार के जो भू राजस्व व्यवस्था लाए गए, ये भू व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश उपनिवेश को वहाँ से धन तो मिलता था, राजस्व तो मिलता था, लेकिन इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता था। भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी और जबरन उन पे खाद्यान्न फसल के जगह नकदी फसल कराया जाता था, जो इतिहास में आप नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन, है ना, चंपारण सत्याग्रह, ये सब जो आप देखते हैं ये सब उसी का प्रमाण है ना। तो ये जो इतिहास में तो इस पर विशेष चर्चा है ही, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भारतीयों को अधिक नुकसान झेलने को मिला था। अब क्योंकि किसान जबरन अपने भूमि पर नकदी फसल को उगा रहे थे, उससे क्या हुआ, जैसे नील की खेती बहुत होती थी, तो जब नील की खेती होती थी तो उससे क्या होता था कि क्योंकि नील जो फसल है उसका जो जड़ है वो बहुत लंबा होता था, तो वो पानी मिट्टी का खींच लेता था और मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को कम कर देता था, जिससे उस पर आप किसी दूसरे खाद्यान्न फसल को उगाने में कठिनाई होती थी। तो इससे नुकसान किसानों को ये होता था कि वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए, और गरीब जब होते चले गए तो जो धनी किसान लोग थे वो उन पर ऋण के जरिए उन पे अपना कंट्रोल करने लगे और ऋण के जाल में किसान फंसते चले गए। इस प्रकार से कृषि जो था वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही नगण्य हो गया, कृषि का जो हालत था वो जर्जर हो गया, और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये सबसे बड़ा एक नकारात्मक रूप देखने को मिलता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुआ था। अब यह क्या हुआ कि ब्रिटिश उपनिवेश इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, ये करते क्या थे कि ये कृषि का व्यवसायीकरण किया। व्यवसाय, जैसे हमने आपको बताया कि व्यवसायीकरण किस तरीके से किया, तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ा, जिससे क्या होता था, कारखानों में जाते थे और किसान इससे धीरे धीरे प्रभावित होते चले गए और फिर वो ऋण के जाल में फंस गए। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या हुआ कि प्रसिद्ध जो शिल्प कलाओं का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां, मशीनें लगने लगी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस होने लगा, तो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया तो जो आधारभूत जो एक व्यवसाय था, उद्योग था, वो समाप्त हो गया। जब कपड़ों का
मिल लगने लगा, तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो है सो बुनकर की जो जीविकोपार्जन की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिलता है। किस तरीके से सिर्फ राजस्व लेने की दृष्टि से ब्रिटेन ने भारत पे इस तरीके का अर्थव्यवस्था का विकास किया था। और क्या हुआ कि ये विकास जो है वो सिर्फ सूती वस्त्र के लिए था, पटसन उद्योग के लिए था, है ना। तो और ये कहाँ, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि पत्तन से ले जाने आने में आसानी होती थी। तो और फिर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे कुछ जो था वो केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रह गए। पटसन उद्योग वाले जो उद्योग थे वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह गए। तो इस प्रकार से ये हमें नुकसान देखने को मिला कि जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे स्तर पे जो उद्योग थे, जो आत्मनिर्भर उद्योग कहे जाते थे, उन सब का पतन होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे लोहा और इस्पात का उद्योग लगा, जो टिस्को के रूप में 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस पर भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत उद्योगों का ज़्यादा जो था सो अभाव बना ही रहा। पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? तो पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। अर्थात जो सिर्फ मशीन और कलपुर्जे का जो निर्माण करता है जो उद्योग, उसे पूंजीगत उद्योग कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब हम नव औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़े, धीरे धीरे देखें, तो किसी भी नव औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी के आकलन से ही हम पता करते हैं कि हमारा जो है वो किस प्रकार से जो है वो हमारा उद्योग क्षेत्र जो है वो समृद्धि के स्तर पे आगे बढ़ रहा है। तो इसको ब्रिटिश उपनिवेश ने इसका भी गलत इस्तेमाल किया और हमारे अर्थव्यवस्था को जो था सो गर्त में ढकेल दिया। विदेशी व्यापार में भी असर पड़ा। औपनिवेशिक सरकार जो थी, वस्तुएं उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? तो कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि को निर्यात करते थे। फिर इंग्लैंड के कारखानों में उनका निर्माण किया जाता था और फिर उन्हीं निर्माण को आयात जो था भारत में कर लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि भारत में आयात निर्यात पे असर देखने को मिलता है। फिर हम जनांकीय परिस्थिति को भी देखेंगे कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जनसंख्या बढ़ने के दौरान भी जो था ये हमें अलग इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा कब आया? 1881 की पहली जनगणना हुई, उसके तहत आया। उसके बाद 1921 में जनगणना हुई और फिर 1921 के प्रारंभ के बाद ये पूरी तरीके से द्वितीय सोपान जो था वो जनगणना का किया गया। और इन सब में पता चला कि साक्षरता दर जो है वो 16% से कम थी, है ना। महिला साक्षरता दर 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ नहीं थी, है ना। और ये मतलब ये सब सारे परेशानियां औपनिवेशिक काल में देखने को मिलते हैं। फिर हम उसी में हमने पिछले ही वीडियो में देखा है कि शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के आधार पर भी जब देखा जाता है तो हम बहुत ही पिछड़े देश में आने लगे थे और ब्रिटिश उपनिवेश का यही सबसे बड़ा नकारात्मक रूप देखा जाता है आर्थिक नीति में। व्यावसायिक संरचना में भी अगर हम देखेंगे तो व्यावसायिक संरचना में भी ज़्यादा कुछ हमें विकास देखने को नहीं मिलता है उपनिवेश काल में। उसी प्रकार से जब हम आधारिक संरचना की बात करेंगे, जैसे पत्तन, जल परिवहन, रेल, डाक तार इत्यादि, ये सब भी जो है इन सब का विकास तो हुआ, परंतु ये विकास सिर्फ अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते थे। इनका विकास अब सिर्फ अपने फायदे के लिए होता था कि कच्चे माल को उठा करके रेल के जरिए हम एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते थे और जिससे आयात निर्यात में सुविधा प्रदान होती थी औपनिवेशिक काल में। उस समय भी ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी उपयोग अभाव निरंतर सड़क मार्गों का रहा है। मतलब कि सड़क मार्ग जो था वो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाया था और ये सबसे बड़ा नुकसान हमारे अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। औपनिवेशिक काल में इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया था। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर आमतौर पर हम पूरा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के समय भारत की क्या स्थिति हुई, जरा उस पर हम विचार कर लें। पहला पॉइंट हमने ये देखा
कि क्या क्या प्रभाव हुआ था, तो कृषि के क्षेत्र में इसके क्या प्रभाव पड़े। दूसरा हम देखेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा हम लोग देखेंगे आधारभूत संरचनाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, आधारभूत संरचना पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से हमने अकाल अकाल देखा, कैसे हम लोग का लिटरेसी रेट कम था, कैसे हम लोग की जो थी वो भेदभाव ज़्यादा किया जाता था, और व्यावसायिक संरचना पे भी क्या असर पड़ा, इसका भी हम इसमें अध्ययन किए हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ हमें यही बताता है कि जब हम आज़ादी ले रहे थे, जब हमें आज़ादी मिली थी, तब हमारी देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या था, उस पर हम इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये जाना कि हमारी अर्थव्यवस्था 1947 से पहले कैसी थी। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। तो जब 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र हुई, तो ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के दौरान हमने ये देखा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो उस तत्कालीन जो नेता लोग थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस चीज़ को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ पर जोर दिया और जोर दे करके समाजवाद अर्थव्यवस्था की बात की। परंतु विचार करने के बाद ये भी अपनाया गया कि समाजवाद तो आर्थिक प्रणाली में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त लेकिन कमियों से मुक्त होनी चाहिए। अर्थात वैसी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जिसमें निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को इस तरीके से अपने देश में लागू किया और भारत की अर्थव्यवस्था के लक्षण को बताया गया। और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 4 बिंदुओं पे आधारित होती है। जो विशेषता है, वो पहली विशेषता क्या है कि ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। आज भी विकास हो चुका है हम लोग, हमारे देश में प्रौद्योगिकी का और बाकी चीज़ों का, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था माना जाता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जनसंख्या का कृषि पे ही आश्रित है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों का इसमें संकलन किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था है, या दूसरे टर्म में कहें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ना, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और चौथा क्या हो जाता है, चौथा ये आ जाता है कि हमारा जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी भी मान्यता है और इसकी भी मान्यता है। मिश्रित में हो गया पब्लिक प्लस प्राइवेट, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जन जन तक सहायक, जन जन तक पहुंच। तो ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताता है। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि योजना आयोग के बारे में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तत्कालीन सरकार ने योजना आयोग का गठन किया जो पंचवर्षीय योजना आधारित होती थी। अर्थात एक ऐसी योजना जो 5 साल तक कार्यान्वयन की जाएगी, उसके बाद फिर अगले साल दूसरा कार्यान्वयन, फिर तीसरा कार्यान्वयन, इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना के तहत भारत देश पर जो है वो अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाता था। उसका जो है वो प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए नियोजन किया जाता था।
तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का लक्षण क्या था, उसके बाद फिर हम ईयर के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज किया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये चार चीज पे ही पंचवर्षीय योजना निर्भर है। पहला है समृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और चौथा समानता। समृद्धि क्या होता है? तो समृद्धि ये है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि ही समृद्धि कहलाती है ना। अर्थात कि उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थात कि हमारा जो समृद्धि क्या है, समृद्धि ये है कि अगर हम कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन क्षमता वृद्धि करते हैं, उसमें बैंकिंग, सहायक सेवा, परिवहन, विस्तार, उत्पादक, इन सभी पर जो विकास होगा, वृद्धि होगा, वही समृद्धि कहलाएगा। ये आप देख रहे हैं इस बॉक्स में पीसी महालनोबिस का ये चित्र है। पीसी महालनोबिस क्या हुए? पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल के जो थे सो वो मॉडल करता थे। उन्होंने ही इस मॉडल को दिया था जिसमें उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे बात की गई थी। दूसरा जो है वो दूसरा उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। तो नई प्रौद्योगिकी जब आएगी तो वो आधुनिकीकरण को ही दर्शाएगा, है ना। कि मतलब अगर जैसे पहले जो था सो हम लोग नाड़ी पकड़ के जो है सो स्वास्थ्य देखा जाता था। आज जो है सो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मशीनें हैं जिससे हम जो है सो किसी के भी बीमारी को पता कर सकते हैं। ये क्या है? ये प्रौद्योगिकी का विकास है और प्रौद्योगिकी का विकास होने से आधुनिकीकरण आता है। तो आधुनिकीकरण यही है कि कैसे कैसे नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, यही आधुनिकीकरण है ना। अच्छा, आधुनिकीकरण सिर्फ प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी आधुनिकीकरण का एक घटक माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कहने से मतलब कि पुरुषों और महिलाओं में समानता, है ना। किसी जाति को लेकर के भेदभाव नहीं, वर्ग का भेदभाव नहीं, मतलब सामाजिक समरसता ही जो है वो आधुनिकीकरण का भी एक लक्षण माना जाता है। तीसरा है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्मनिर्भरता ये होगी कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद बनाएं और हम निर्यातक बने, ना कि आयातक बने। यही है आत्मनिर्भरता, कि अपने क्षमता के अनुसार हम आर्थिक समृद्धि जो है वो आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है वो आत्मनिर्भरता को बनाए रखना है जिसमें हम निर्यातक बने, ना कि आयातक। इस पर जो योजना चलाई जाती है वो भी पंचवर्षीय योजना का एक सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। चौथा जो लक्ष्य है वो है समानता। समानता का अर्थ ये हो गया कि किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर वो गरीब होते हैं तो फिर उनमें समानता कैसी? इस समानता को बनाए रखने के लिए सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचती है और उसे भी वही सेवा और सुविधाएं प्रदान की जाती है जो एक धनी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, और यही देश की समानता को दर्शाता है जिससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है सो कार्यशील रहे। तो जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, इस चैप्टर में आपकी बात की गई है 7वीं पंचवर्षीय योजना तक, क्योंकि 7वीं के बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी वो क्या हुआ था कि सुधार किया गया था, आर्थिक सुधार जिसको कहते हैं। तो इसने क्या किया है कि फर्स्ट 7th पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको इसमें बताया गया है, और इसको हम संक्षिप्त में एक टेबल के जरिए आपको समझाते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना कैसे काम की थी पहले 7वें पंचवर्षीय योजनाओं में। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, हम पहले 7 पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में जो है हम बाकी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे जिसमें आर्थिक सुधार वगैरह की भी बात की जाएगी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना
पंचवर्षीय योजना, इसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक चलाई गई थी। ठीक है, इसके मॉडल बनाने वाले कौन थे? तो हैरड डोमर मॉडल, हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, और ये किस क्षेत्र पे ज्यादा वो प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी कृषि पे, कृषि संबंधित क्षेत्र पे, जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, चिकित्सा हो गई, और भारी उद्योग का क्षेत्र था लेकिन कम था। भारी उद्योग, भारी उद्योग। तो ये था पहली पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका काल है 1956 से 61। इसका मॉडल पीसी महालनोबिस और नेहरू के द्वारा दिया गया था। पीसी महालनोबिस, है ना। और ये किस क्षेत्र पे था? ये जो था वो उद्योग, है ना, चिकित्सा और स्वास्थ्य पे दिया गया था। ये दूसरा जो मॉडल है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य पे दिया गया था। तीसरा जो मॉडल है वो 1961 से 66 तक का ये मॉडल है, और इसका मॉडल देने वाले कौन थे? जे सैंडी सुब्रमण्यम, जिसको चक्रवर्ती मॉडल भी कहा जाता है। चक्रवर्ती मॉडल, है ना। और इसका जो प्राथमिक क्षेत्र क्या था? ये था खाद्यान्न और उद्योग, है ना। फिर जब हम चौथे पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला, है ना। जो 1969 से 74 तक चला, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अशोक रुद्र मॉडल कहते हैं। अशोक रुद्र मॉडल, है ना। और इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र कृषि और सिंचाई था। ठीक है, कृषि और सिंचाई था। उसके बाद क्या हुआ था कि आप इस चीज डिफरेंस को समझिए कि यहां तो 1966 हुआ, लेकिन फिर ये 1969 से 74 कैसे हो गया? तो बाकी ये 3 साल कहाँ गए? तो बाकी ये जो 3 साल थे, ये जो 3 वार्षिक योजनाएं हुई, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये योजनावकाश कहा जाता है। योजनावकाश, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। इस कारण क्या हुआ कि यहाँ पे 3 साल का एक प्लान किया गया, जिसको प्लान हॉलीडे अर्थात योजनावकाश कहा गया। उसके बाद जो हमारा 5वां पंचवर्षीय योजना आता है वो आता है 1974 से 79। ये डीपी धर मॉडल कहलाता है। डीपी धर मॉडल, है ना। और ये प्राथमिक क्षेत्र इसका क्या था? समाज कल्याण और स्वास्थ्य, इस पर ही ये केंद्रित था। फिर हम छठे जब पंचवर्षीय योजना की तरफ आते हैं तो ये जो था ये 1980 से 85, है ना। ये पंचवर्षीय योजना कहा जाता है 1980 से 80 से 85। और 1980 से 85 का कौन सा मॉडल था? ये आगत निर्गत मॉडल कहते हैं। आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, है ना। और ये किस क्षेत्र पर करता था? ये कृषि, उद्योग और ऊर्जा पे इसका मेन ध्यान था कि हमें इसी पे काम करना है।
अब क्या होता है कि ये 1974-79 के बीच में तो ये जो पंचवर्षीय योजना चली थी, तो इस कारण क्या हुआ था कि 1975-76 में आपातकाल लग गया था। तो जब 1975-76 में जब आपातकाल लगा तो स्वाभाविक सी बात थी कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 वर्ष घटा दिया गया। और जब 1 वर्ष घटा दिया गया तो ये जो था वो 1978-79 की जगह ये जो था वो 77-78 में पूरा किया गया। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि 1976 में जो 1975-76 में क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई। और जब इमरजेंसी लगी तो उससे क्या हुआ कि जो चीज़ जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि 1 साल घट गई। जब 1 साल घट गई तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न हुआ कि हमारे पास जो था, जो पंचवर्षीय योजना 78-79 में समाप्त होनी चाहिए थी वो 1977-78 में ही समाप्त हो गई। और जब 1977-78 में जब समाप्त हुई तो 1 साल के लिए एक नई योजना चली जो 1978-79 की योजना चली, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, है ना। रोलिंग प्लान ये उस समय के जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया था। तो ये रोलिंग प्लान इसी से संबंधित है। एक तो हुआ आपका योजना विकास जिसको प्लान हॉलीडे कहते हैं, ठीक है। और एक जो है ये जो था 66 से 69 के बीच में आया था। और एक जो रोलिंग प्लान आया वो 78-79 के बीच में आया। वो किस लिए आया, क्योंकि इमरजेंसी हुआ। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया, वो चुनाव हार गई थी। और फिर जनता पार्टी मोरारजी देसाई के रूप में सामने आया। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना को चलाया जिसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया। और फिर 1900 फिर उसी प्रकार से वो फिर अपने सही क्रम में आ गया। और फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में आई। और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक आया। और 1985 से 1990 तक ये जो आया ये क्या था, वस्तु मजदूरी मॉडल था। ये वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल 1985 से 90 तक। और इसमें ये किस पर ध्यान दिया गया था, ये ऊर्जा और खाद्यान्न पे ध्यान दिया गया था। तो हमने अभी देखा कि 7 पंचवर्षीय योजना जो था वो इस प्रकार से काम किया है। और यही चीज इसमें आपको पूरे इस चैप्टर में मिलेगा। और अगर इसको और विस्तार से हम थोड़ा देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि कुछ क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो बिजली पर जो ध्यान दिया गया था, है ना, पंचवर्षीय योजना में जो बिजली पर ध्यान दिया गया था तो उसमें क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के विद्युत परियोजनाएं इसमें शामिल हुए थे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना जब आई थी, और इसमें अगर हम विद्युत परियोजनाओं का बात कर लें तो जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, है ना, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, उसके बाद दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, है ना, फिर आपका हीराकुड परियोजना। तो ये सब जो परियोजनाएं थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लागू की गई थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर हम देखेंगे तो ये औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जो दुर्गापुर है ना, भिलाई छत्तीसगढ़, और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल, और राउरकेला, इन सभी में उद्योगों का विकास हुआ, इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। तीसरे पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो था वो खाद्यान्न और उद्योग दोनों लेकर के चल रहे थे। तो खाद्यान्न और उद्योग, और इसी समय जो था इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप भारत चीन युद्ध भी देखेंगे, इंडो चाइना वॉर, है ना। इसी में जो है सो आप भारत और पाकिस्तान युद्ध भी देखेंगे। ये हुआ था 1962 में और ये हुआ था 1965 में, है ना। अच्छा, इसी समय जो था वो 1965-66 में ही जो था वो आपको सूखा भी पड़ा था।
और इसी समय जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक लक्ष्य रखा था, जय जवान जय किसान, इसी समय, क्योंकि युद्ध भी हो रहा था और हमें सूखा से भी लड़ना था, मतलब वो जो खाद्यान्न की कमी हो गई थी उससे भी लड़ना था। तो उपवास करने की एक प्रक्रिया चलाई गई थी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कि हफ्ते में एक बार उपवास तो जरूर रखिए, और उसी में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, है ना। तो ये चीज हुआ था। अब इसमें क्या क्या जो था वो परियोजनाएं आई गई, तो सबसे पहला क्या हुआ कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो इसी समय बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में बना था, ठीक है। उसके बाद जो है वो एफसीआई का निर्माण भी इसी समय हुआ था। एफसीआई का निर्माण भी 1965 में ही हुआ था। तो इस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के काम किए गए थे। इसके बाद फिर आता है चौथा पंचवर्षीय योजना, है ना, जो 1969 से 74 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ उपलब्धियां हासिल की गई थी। क्या हो गई थी, तो 14 जो था वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, है ना। अच्छा, इसके बाद और क्या हुआ था, ये हुआ था कि पोखरण का जो नाभिकीय परीक्षण था, पोखरण का नाभिकीय परीक्षण, है ना, नाभिकीय परीक्षण जो कि स्माइलिंग बुद्धा था, उसकी शुरुआत की गई थी। स्माइलिंग बुद्धा की शुरुआत की गई थी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था 1974 से 79 लगा, उसमें जो था वो आपातकाल के कारण रोलिंग प्लान आ गया। तो इसमें जो था वो विशेष कुछ तो हुआ नहीं। एक चीज फायदा किया गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गई थी, जिसको हम लोग आरआरबीज कहते हैं, है ना। तो ये 2 अक्टूबर 1975 से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो था सो स्थापना किया गया था। इसी समय जो था एक चीज और हुआ था, अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय योजना, है ना, अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85, उसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि आपको जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, वो उपलब्ध कराया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में लागू हुआ था, है ना। उसके बाद इसमें एक चीज और हुआ था कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, है ना। और इसमें क्या हुआ था, इसमें एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हुआ था। फिर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1985 से 90, इसमें क्या हुआ था, क्योंकि इसमें जो था वो आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और विकास पे बात की गई थी। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था आई थी। तो स्पीड पोस्ट की व्यवस्था कब आई, तो ये आई सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में। इसी समय जो था वो सेबी की स्थापना हुई। सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में। इसी समय क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना आया था। जवाहर रोजगार योजना आया था। ये आया कब आया, ये 1989 में आया था, है ना। तो ये सारे जो उपलब्धियां पहले 7 पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, और हम लोग 1990 तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर बीच में आर्थिक जो राजनीतिक जो उथल पुथल आई, इसके कारण क्या स्थिति उत्पन्न हो गया कि हमारा जो था वो अर्थव्यवस्था जो था वो कुछ ही दिनों का रह गया था। हमारे पास जो राजस्व था वो कुछ ही दिनों का रह गया था, और हम लोग जो थे वो ऋण लेने के कगार पे हो गए थे। उसी समय जो है वो WTO और IMF का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, और इसी में जो था वो सारे फिर हमने सुधार की बात की थी। अब जब चैप्टर ये पढ़ेंगे तो इसी में एक जगह बात किया गया है कि हमने जो था वो जब ये सब सारे पंचवर्षीय योजनाएं हो रही थी, तो इसी पंचवर्षीय योजना में जो था सो हमने हरित क्रांति भी देखा है ना। तो हरित क्रांति जो हमने देखा वो इसी तरीके से देखा। अच्छा,
अब क्या हुआ कि जब 1950 में जब आर्थिक सुधार शुरू हो गया था तो हमने क्या किया था, हमने भू सुधार पे भी काम किया था, है ना। तो भू सुधार पे हमने काम किया, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत काम किया गया था। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमने अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की सुविधाओं और योजनाओं को लागू किया, जिससे हम जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को कार्यशील बनाए रखें। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में जो है वो तीसरे अध्याय को लेकर के आएंगे, जो उदारीकरण की बात करेगा, जो 1990 के बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के जो भी उपयोगी PDF है उसको हम अपलोड करते हैं। और साथ में हमारा एक YouTube चैनल और है, SDR एग्ज़ाम। इसमें हम जो है वो विभिन्न एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस या क्विजेस को डिस्कस करते हैं। उस पर भी आप जा कर के और अपने एग्ज़ाम को तैयारी के लिए बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।